हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फिजिक्स के हम इस क्लास में स्टडी करने जा रहे हैं समतल दर्पण, प्लेन मिरर। पिछले क्लास में हमने परावर्तन के ऊपर बात किया था और परावर्तन से संबंधित टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया। तो परावर्तन के नियम और परावर्तन के नियम के पश्चात समतल दर्पण की संरचना या उसकी रचना किस प्रकार से होती है, कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, हम इसके बारे में बात किए थे। अब ये टॉपिक है समतल दर्पण। तो समतल दर्पण में जो मैंने 4 चीजें लिखी थी, समतल दर्पण के लिए हमें क्या क्या चीज पढ़ना है। समतल दर्पण में सबसे पहला चीज पढ़ना होता है उसकी संरचना। दूसरा जो चीज पढ़ना है वो उसकी कार्य विधि, किस प्रकार से कार्य करता है या इमेज फॉर्मेशन। तीसरा उसका हमें पढ़ना है प्रकृति और चौथा जो हमें पढ़ना है उसका उपयोग। तो इतने 4 बातों में हम क्या करते हैं, समतल दर्पण के बारे में स्टडी करते हैं, जिनमें से पहला जो बिंदु है संरचना के ऊपर हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन कर लिया था। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है कार्यविधि, कि इसकी वर्किंग कैसे है, समतल दर्पण पे कार्य प्रणाली कैसे होता है और इस पर यदि जब प्रतिबिंब का निर्माण होता है तो प्रतिबिंब का निर्माण किस तरीके से होता है, जो प्रतिबिंब बनेगा उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी और उसका उपयोग क्या होगा समतल दर्पण का। हम ये इन चीजों के ऊपर अभी चर्चा करते हैं। तो समतल दर्पण, जैसे मैंने क्या किया, यहां एक ग्लास हमने बनाया। इस ग्लास में हम क्या ले लेते हैं, इस प्रकार से ये दर्पण है, सॉरी, इसमें ये पीछे हमने प्रोटेक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग लेयर, दोनों लेयर हमने इस प्रकार से क्या किया, इसमें ड्रॉ कर दिया। प्रोटेक्टिव और रिफ्लेक्टिंग दोनों लेयर ड्रॉ करने के पश्चात ये जो संपूर्ण जो चीज दिख रहा है ये हमें किस रूप में दिखाई दे रहा है, ये एक समतल दर्पण के रूप में दिखाई दिया। अब इस समतल दर्पण में से सामने किसी बिंदु पर, मान लेते हैं ये बिंदु है, इस बिंदु पर कोई वस्तु हमने रखी है। ये समतल दर्पण है, समतल दर्पण से सामने हमने कोई एक बिंदु रखा हुआ है। ये बिंदु को हम इस रूप में मानते हैं कि ये प्रकाश का कोई स्रोत है, सोर्स ऑफ लाइट है। सोर्स ऑफ लाइट अर्थात इससे प्रकाश की किरणें बाहर निकलती हैं। ये प्रकाश की किरणें 2 रूप में हो सकती है, मतलब ये प्रकाश का स्रोत जो है वो 2 प्रकार का हो सकता है। या तो ये एक्टिव सोर्स हो सकता है अर्थात खुद से प्रकाश निकल रही है, या ये पैसिव सोर्स हो सकता है अर्थात किसी दूसरे वस्तु से प्रकाश लिया और उसको क्या कर दिया, इसने रिफ्लेक्ट कर दिया। कोई भी वस्तु से जब प्रकाश की किरणें निकलती है तो किसी वस्तु से कितनी प्रकाश की किरणें निकलती है, अनगिनत प्रकाश की किरणें निकलती है। कोई प्रकाश का स्रोत है, यदि उसमें यह देखा जाए कि भाई उसमें नंबर ऑफ लाइट रे कितना उससे इमर्ज आउट हो रहा है, कितना उससे बाहर निकल के जा रहा है, तो ये कैसे पता चलेगा। तो कितने नंबर ऑफ लाइट रे निकल रहे हैं, इनफाइनाइट नंबर, अनंत प्रकाश की किरणें वहां से बाहर निकल कर जा रही हैं। तो प्रतिबिंब निर्माण हेतु अनंत प्रकाश किरणों में हमें केवल 2 प्रकाश किरणों की आवश्यकता होगी। अर्थात हम यह लेते हैं कि इस बिंदु से 2 प्रकाश की किरणें ऐसे निकले जो इस दर्पण पे किसी बिंदु पर क्या हो, टकराए, जो कि इस दर्पण पे किसी न किसी पॉइंट पर आकर क्या करे, स्ट्राइक करे। यह बात हो रही है। ये बिंदु है, इस बिंदु से निकलने के लिए तो अनंत प्रकाश की किरणें निकलेंगी, मगर हम कोई 2 प्रकाश की किरणें लेते हैं और वो 2 प्रकाश की किरणें आकर इस दर्पण पे टकरा रही हैं। तो पहले प्रकाश की किरण हमने इस प्रकार से ले लिया और दूसरा प्रकाश का किरण हमने इस प्रकार से ले लिया। ये 2 प्रकाश की किरणें हमने ली कि इस प्रकाश के स्रोत से 2 प्रकाश की किरणें निकल रही हैं इस प्रकार से कि वो आकर इस समतल दर्पण पे टकराए। जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु पर, ये हम लोगों का ये आपतन बिंदु हो गया और ये भी आपतन बिंदु है। इस आपतन बिंदु पर हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, अभिलंब ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करना है, क्योंकि जब तक अभिलंब हम नहीं खींचेंगे तब तक हम प्रकाश के परावर्तन का नियम यहां पर नहीं लगा सकते। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाने के लिए हमें पहले यहां नॉर्मल ड्रॉ करना आवश्यक होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इस प्रकार से और इस बिंदु पर इस प्रकार से हमने क्या किया, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अर्थात ये जो दोनों रेखाएं हैं ये अभिलंब हैं, किसके लिए, इस दर्पण की सतह के लिए। अब नियम क्या कहता है, जैसे पहले प्रकाश किरण की मैंने बात की, पहले प्रकाश किरण का कथन यह है कि
आपतित किरण इस अभिलंब के साथ जितना कोण बनाते आ रहा है, ये आपतित किरण है और ये हमारे पास अभिलंब है। आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाते आ रहा है उतना ही कोण बनाते हुए ये यहां से क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा इस प्रकार से। देखिए पहले किरण की हमने बात की, पहला किरण क्या हुआ, आपतित हुआ, इस बिंदु पर टकराने के पश्चात उसी दिशा में क्या, उसकी विपरीत दिशा में क्या हो गई, वापस चली गई। मगर इस बात को ध्यान देना है कि यहां जितना आपतन कोण हुआ उतना ही यहां परावर्तन कोण भी निर्मित हो रहा है। सेम नियम दूसरे प्रकाश की किरण के लिए अप्लाई कीजिए। यह प्रकाश की किरण इस अभिलंब के साथ जितना कोण बनाया उतना ही कोण बनाते हुए ये यहां से भी क्या हो जाएगा, इस प्रकार से परावर्तित हो जाएगा। हम क्या देख रहे हैं यहां कि यह समतल दर्पण है, इस समतल दर्पण पर किसी एक बिंदु से, किसी एक प्रकाश के स्रोत से दो प्रकाश की किरणें इस तरीके से आई और टकराने के पश्चात इस दिशा में क्या होते जा रही है, रिफ्लेक्ट बैक हो गई, वापस चली गई। तो टकराने के पश्चात जब वो इस दिशा में जा रही है, ये दोनों के दोनों प्रकाश की किरणें हैं। कौन सी किरणें, परावर्तित किरणें। अब देखिए ये दोनों प्रकाश की किरणें इस तरफ आगे बढ़ते जाएंगे तो क्या किसी स्थिति पर काट सकते हैं, नहीं काट पाएंगे। दो लाइन के इंटरसेक्ट होने का कंडीशन क्या रहता है, दो लाइन या तो आपस में समानांतर हो सकते हैं या इस प्रकार से इंटरसेक्टिंग हो सकते हैं। देखिए दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटेंगी या नहीं काटेंगी, इसका निर्धारण हम कैसे करते हैं। तो इसका निर्धारण करने का तरीका यह है कि यदि दो रेखाएं आपस में समानांतर हों तो उस स्थिति में इस रेखा को चाहे आप इधर अनंत तक कितना भी आगे बढ़ा दो या इस तरफ आप अनंत तक कितना भी आगे बढ़ा दो, किसी भी स्थिति में इसको हम क्रॉस नहीं कर सकते, अर्थात ये एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर कट नहीं कर सकता। मगर जब हम इसकी बात करते हैं, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट की हम बात करते हैं, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जब दो रेखाएं आड़े तिरछे हो तो यदि रेखाओं को एक तरफ बढ़ाने पर यदि वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, फैल रहे हैं, इसका मतलब है कि दूसरे तरफ को आगे बढ़ाने पर निश्चित रूप से ये एक दूसरे को क्या करेंगे, काटेंगे। देखिए बात को बहुत ध्यान से समझना है हमें कि ये दो रेखाएं हैं, ये दोनों रेखाएं इस प्रकार से अरेंज्ड हैं कि एक हिस्से को आगे बढ़ाने पर वो एक बिंदु पर काटते हैं, मगर दूसरे हिस्से को आगे बढ़ाने पर वो एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर जाते हैं। जो दूर जाने वाली स्थिति है हम इसको डाइवर्ज कहते हैं, डाइवर्जिंग रे है। जबकि एक दूसरे के पास आ रहे हैं वो हम लोग का क्या कहलाता है, कन्वर्जिंग कहलाता है। कन्वर्जिंग का मतलब होता है एक दूसरे से मिलना, एक बिंदु पर मिलना। डाइवर्जिंग का मतलब होता है किसी एक बिंदु से दूर जाना। यहां देखिए ये दो प्रकाश की किरणें एक दूसरे से बाहर हो रही है, इसका मतलब ये डाइवर्ज हो रहे हैं। इसका सीधा सीधा सा तात्पर्य है कि यदि हम इस प्रकाश की किरण को, ये जो प्रकाश की किरणें हैं, इनको यदि आप इस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे तो ये एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर क्या करेंगे, कट करेंगे। देखिए ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं और इस बिंदु से और इस बिंदु से क्या हो गए, वो डाइवर्ज हो चले गए। ये दो प्रकाश की किरणें आई और ये दोनों प्रकाश की किरणें इस प्रकार से क्या हो गए, फैल गए। तो ये दोनों को जब आप लेकर जाओगे तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इस बिंदु पर आकर एक दूसरे को, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये दोनों प्रकाश की किरणें इस किसी एक बिंदु से निकलकर आ रही हैं। अर्थात क्या हुआ कि जो दो प्रकाश की किरणें परावर्तित हो रही हैं वो एक दूसरे को प्रत्यक्ष नहीं काट पा रहे हैं, मगर वो एक दूसरे को अप्रत्यक्ष रूप से क्या किए, काटे। तो जो अप्रत्यक्ष रूप से जो काट रहे हैं ये भी हमारा क्या होगा, प्रतिबिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होगी। तो देखिए प्रतिबिंब निर्माण के लिए कंडीशन क्या होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होगा, जो हम बात कर रहे हैं प्रतिबिंब निर्माण। तो प्रतिबिंब निर्माण हेतु आवश्यक स्थिति क्या है, कम से कम, यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं और आपको नोट्स में भी ये बता दिया गया है, नोट्स में मेंशन है ये पॉइंट। प्रतिबिंब निर्माण कब होगा, किसी भी दर्पण से, चाहे वो समतल दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, कम से कम दो परावर्तित या अपवर्तित किरणें एक दूसरे को
प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः काटे या काटते हुए प्रतीत हो। तो देखिए ये दोनों प्रकाश की किरणें जो बिल्कुल इस तरीके से बाहर जा रही है, तो हमें क्या लग रहा है, ये दोनों एक दूसरे को तो नहीं काटेंगे प्रत्यक्ष रूप से, मगर हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये दोनों इधर किसी बिंदु पर, अर्थात दर्पण के पीछे किसी बिंदु पर एक दूसरे को क्या है, काट रहे हैं या काटते हुए प्रतीत हो रहे हैं। इसलिए ये जो बिंदु है, ये बिंदु क्या कहलाएगा, हम लोगों का प्रतिबिंब कहलाएगा। यदि ये पॉइंट हम लोगों के पास वस्तु है तो ये स्थिति हमारे लिए क्या होंगे, प्रतिबिंब के जैसा होगा। ये प्रतिबिंब हो गया। तो सी प्रतिबिंब हमने इसको क्यों दर्जा दिया, क्योंकि दो परावर्तित किरणें अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे को किसी बिंदु पर काट रहे हैं, और ये काटने का जो पोजीशन है या ये प्रतिबिंब की स्थिति कहां मिल रही है, हमें दर्पण के पीछे बन रहा है। तो ये समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब निर्माण है, तो प्रतिबिंब निर्माण की कार्यविधि है, उस कार्यविधि को हमने इस तरीके से क्या है समझा। जैसे एक बिंदु के लिए एक बिंदु का प्रतिबिंब बना, वैसे ही मान लेते हैं कि इसको यदि आप इस प्रकार से कोई एक वस्तु ले लोगे तो बिल्कुल वैसे ही वस्तु रूपी प्रतिबिंब इस पॉइंट पर भी क्या होगा, आपका बन जाएगा। तो ये तो थी इसकी कार्यविधि के बारे में। कार्यविधि के पश्चात हम बात करते हैं किस चीज में, प्रकृति के बारे में। अब प्रकृति है तो उस प्रकृति को हम कई अलग अलग बिंदु में हम क्या करेंगे, नोट करते हुए चलेंगे कि इसकी जो प्रकृति है वो प्रकृति कैसी है। तो इसका नेचर, प्रकृति एवं महत्वपूर्ण बात, तो सबसे पहले सर्वप्रथम जो चीज है प्रकृति, अर्थात ये जो प्रतिबिंब जो बना, ये प्रतिबिंब की स्थिति कहां है। तो इस प्रतिबिंब की स्थिति कहां मिल रही है हमें, समतल दर्पण के पीछे। तो सबसे पहले उसकी स्थिति बताना है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या मिल रही है, प्रतिबिंब की स्थिति है दर्पण के पीछे। दूसरा, ये प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी। देखिए कोई प्रतिबिंब को वास्तविक या किसी प्रतिबिंब को आभासी हम कैसे बताएंगे, यदि दोनों परावर्तित किरणें, ये पहला परावर्तित किरण है, ये दूसरा परावर्तित किरण है, यदि ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटते, अर्थात वास्तविक किरणें हैं, और वास्तविक किरण जब एक दूसरे को काटता है तो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। मगर ये जो दो किरण हैं, ये दोनों किरण काटते हुए प्रतीत हो रहे हैं, अर्थात एक दूसरे को प्रत्यक्ष नहीं काट रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से काटे। तो जब अप्रत्यक्ष रूप से काटेंगे या दोनों किरणों में से कोई एक किरण भी अप्रत्यक्ष किरण होगा तो प्रतिबिंब जो रहेगा वो आभासी प्रतिबिंब होगा। तो स्थिति हो गया दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे हो गई, आभासी प्रकृति हो गई। आभासी प्रकृति इसलिए क्योंकि अप्रत्यक्ष किरणें एक दूसरे को काट रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, इसी के कारण ये क्या हुआ, आभासी हो गया। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि ये उतने ही दूरी पर बन रहा है, अर्थात ये वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर सामने रखी हुई है, ये दर्पण से उतने ही पीछे दूरी पर क्या हो रहा है, बन रहा है। अर्थात D1 और D2 का वैल्यू आपस में क्या हो गया, इक्वल हुआ। तो हम ये कह सकते हैं प्रतिबिंब दर्पण से उतने ही पीछे बन रहा है जितना कि वस्तु दर्पण के सामने रखा हुआ है। सो D1 इक्वल टू D2, ये हम लोगों का इसका क्या हो गया, एक और महत्वपूर्ण प्रकृति में से है। चौथा जो महत्वपूर्ण बात है कि वो है समान आकार का, समान आकार प्लस सीधा प्रतिबिंब बना। देखिए जितनी बड़ी वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब, और वस्तु यदि सीधा रखा है तो प्रतिबिंब भी कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण बात हो गया कि यह समान आकार का और सीधा बना। तो यह इसकी प्रकृति के बारे में बात हो गई। मगर यह प्रकृति जो है यह सामान्य प्रकृति थी, मगर अब प्रकृति में ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं, एडअप हो जाते हैं। तो जब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड होते हैं तो उसके आधार पर दर्पण के बहुत से विशेष गुण सामने आते हैं। ये प्रकृति थी, ये प्रकृति तक का एक हिस्सा है। अब प्रकृति के पश्चात आता है हम लोगों का विशेष गुण, दर्पण को लेकर, समतल दर्पण को लेकर विशेष गुण। पहला विशेष गुण क्या होता है, पहला विशेष गुण यह है कि
h ऊंचाई की वस्तु को देखने के लिए कम से कम h/2 आकार का दर्पण चाहिए। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है, यदि वस्तु की ऊंचाई h हो और उसको संपूर्ण रूप से देखना है हमें, अर्थात उस वस्तु को संपूर्ण रूप से आपको विजिबिलिटी लेना है या उसका संपूर्ण प्रतिबिंब निर्माण करना है, तो उसके लिए दर्पण का आकार क्या होना चाहिए, कम से कम h/2 होना चाहिए। प्रश्न ऐसा आता है कि 100 सेंटीमीटर का वस्तु है तो इसके प्रतिबिंब पूर्ण रूप से देखने के लिए दर्पण का साइज क्या चाहिए, तो दर्पण का साइज कितना चाहिए रहता है, 50 सेंटीमीटर चाहिए मिनिमम में। इससे बड़ा हो सकता है मगर उससे छोटा नहीं हो सकता। अर्थात जितनी वस्तु की ऊंचाई, उस वस्तु की ऊंचाई की यदि हाफ कर देंगे हम, तो वो क्या होगा, दर्पण का आकार होगा, जिस दर्पण के अंदर उतनी बड़ी वस्तु का संपूर्ण प्रतिबिंब आप देख सकते हैं। यदि दर्पण के आकार को उसके 50% से कम करेंगे, उसके आधे से कम करेंगे, तो उस स्थिति में हम उसका संपूर्ण चित्र नहीं देख सकते। यह पहला विशेष गुण हुआ। दूसरा विशेष गुण क्या है, दूसरा विशेष गुण है यदि दर्पण को वस्तु के सापेक्ष या वस्तु को दर्पण के सापेक्ष थीटा कोण से घुमा दिया जाए। देखिए क्या बात बोला गया, वस्तु को फिक्स रख के दर्पण को घुमाओ या दर्पण को फिक्स रख के वस्तु को आगे पीछे करो, दोनों बातें हैं। वस्तु के सापेक्ष दर्पण को घुमाओ अर्थात वस्तु को फिक्स रखो, दर्पण की आकृति को हमने क्या किया, चेंज कर दिया, पहली स्थिति। दूसरा क्या बोला कि दर्पण को फिक्स रखो और वस्तु को आगे पीछे कर लो। तो जितना भी एंगल हम मूवमेंट करेंगे, मान लो कि हमने कितना कोण घुमाया, हमने थीटा कोण घुमाया, तो वस्तु एवं प्रतिबिंब के मध्य 2 थीटा कोण का अंतर आएगा, कोण का अंतर आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि देखिए ये हमारे पास एक दर्पण है और ये वस्तु है, यहां से कोई प्रकाश की किरण आई, ये अभिलंब है और यहां से प्रकाश की किरण वापस चली गई। यहां जो भी एक एंगल बना था, ये एंगल आई था, ये एंगल कितना था, आर। अब देखिए मान लेते हैं कि दर्पण को फिक्स रख के मैंने क्या किया, वस्तु को थोड़ा सा घुमा दिया, वस्तु पोजीशन को यहां ना रख के थोड़ा सा ऐसे घुमा के इस पॉइंट पर ले आया, तो अब आपतित किरण इस प्रकार से गई और परावर्तित किरण ऐसे करके चले जाएगा। तो देखिए पहले कोण था आई, अब कोण कितना हो गया, इसको थीटा से बढ़ा दिया, अर्थात आई आपतन कोण में थीटा कोण को मैंने क्या किया, बढ़ा दिया। थीटा से यदि आपतन कोण बढ़ाऊंगा तो उतने ही थीटा से क्या बढ़ेगा हम लोगों का, परावर्तन कोण बढ़ेगा। तो पहले देखिए, पहले यह वस्तु था, पहले वस्तु और प्रतिबिंब के बीच में कितने कोण का अंतर था, आई प्लस आर का अंतर था, मगर अब वस्तु और प्रतिबिंब के बीच में आई प्लस आर तो है, इधर थीटा बढ़ गया, इधर थीटा बढ़ गया, तो कितना कोण बढ़ गया, 2 थीटा बढ़ गया। इसी बात को यहां पर बताया गया है कि यदि वस्तु को आपने थीटा कोण घुमाया या वस्तु को फिक्स रख के आपने दर्पण को इस प्रकार से थीटा अंश से घुमाया, तो जितना थीटा कोण आपतन में बढ़ेगा उतना ही तो परावर्तन कोण में भी बढ़ जाएगा। तो आपतन और परावर्तन में दोनों को आप ऐड करोगे तो कितना का अंतर आएगा, 2 थीटा का अंतर आएगा। इसी बात को यहां पर बोला गया। फिर से एक बार पुनः आप समझेंगे, यदि दर्पण को वस्तु के सापेक्ष घुमाइए या वस्तु को दर्पण के सापेक्ष घुमाइए, कितने कोण से, थीटा के कोण से, तो वस्तु एवं प्रतिबिंब के मध्य 2 थीटा कोण का अंतर आएगा। यह इसका दूसरा विशेष गुण है, दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु था।
तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु क्या होगा? थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु वो है कि कोई वस्तु दर्पण की ओर v मीटर प्रति सेकंड से गति, या दर्पण की ओर ना करके इसको मैं दर्पण के सापेक्ष लिख लूं, दर्पण के सापेक्ष v मीटर प्रति सेकंड से गति करे तो प्रतिबिंब की दो कंडीशन होंगे। तो प्रतिबिंब, पहला, दर्पण के सापेक्ष v मीटर प्रति सेकंड से ही गति करेगा, दर्पण के सापेक्ष v मीटर प्रति सेकंड से ही गति करेगा, और दूसरा वस्तु के सापेक्ष टू v मीटर प्रति सेकंड से गति करेगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इस पॉइंट को समझना कि प्रश्न में क्या बोला है। इसका तात्पर्य यह है कि मान लीजिए कि यह कोई दर्पण है और यह कोई वस्तु है, इस वस्तु का यहां क्या बन गया? प्रतिबिंब बन गया। यह वस्तु हुआ, यह प्रतिबिंब हुआ, इसको मैंने क्या ले लिया? यह वस्तु, यह हमारे पास हो गया दर्पण और यह हो गया हमारा प्रतिबिंब। मान लीजिए कि यह वस्तु दर्पण की ओर जा रहा है, कितने से? v मीटर प्रति सेकंड से गति करते हुए। तो प्रतिबिंब भी क्या होगा? दर्पण की ओर पास आएगा। यदि ये इससे पास जाएगा तो ये भी क्या होगा? इस दर्पण की पास आएगा, दर्पण की तरफ पास आएगा। अब दर्पण की तरफ पास आएगा तो इसकी गति हमें क्या करना है? इस प्रतिबिंब की गति चाहिए, प्रतिबिंब की। तो इस प्रतिबिंब की गति हम दो तरीके से निकालते हैं। यदि इस प्रतिबिंब की गति दर्पण के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, अर्थात दर्पण को लेकर हम यदि इसकी गति निकालेंगे तो दर्पण के सापेक्ष इसकी गति उतनी ही होगी जितनी गति वस्तु की है। वस्तु यदि दर्पण की ओर v मीटर से जा रहा है तो प्रतिबिंब भी दर्पण की ओर v मीटर प्रति सेकंड से आ रहा है। मगर वस्तु यदि दर्पण की ओर v मीटर प्रति सेकंड से जा रहा है और प्रतिबिंब को पूछा जाए कि प्रतिबिंब जो है वस्तु की ओर कितनी गति से आ रही है, तो देखिए दोनों गति आपस में क्या हो गई? ये v मीटर प्रति सेकंड और ये इधर से v मीटर प्रति सेकंड। ये वस्तु है, ये दर्पण है, प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब को जब वस्तु के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो इन दोनों की गति विपरीत दिशा में होने के कारण सापेक्ष गति निकालेंगे तो दोनों आपस में क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे। ऐड होंगे तो v प्लस वी करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2v होगा। इसीलिए इस बात को ध्यान देना है कि जब कभी भी कोई वस्तु v मीटर प्रति सेकंड से दर्पण की ओर गति करे तो जब प्रतिबिंब की गति निकालनी है तो प्रतिबिंब की गति निकालने के लिए हमें दो बातों को ध्यान देना है। पहला यह है कि दर्पण को हम रेस्पेक्ट लेकर दर्पण की ओर कितने गति से जा रहे हैं वो निकालना है, और दूसरा वस्तु की ओर वो कितने गति से आ रहे हैं इस चीज को देखना है। तो दर्पण के सापेक्ष में उतनी ही गति रहेगी अर्थात v मीटर, मगर वस्तु के सापेक्ष हम लेंगे, वस्तु को लेकर यदि हम बात करेंगे कि ये उसके तरफ कितना आ रहा है करके, तो वस्तु भी उसके तरफ जा रहे हैं और प्रतिबिंब भी उसके तरफ आ रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, इसलिए ये दोनों आपस में ऐड होंगे। तो वस्तु के सापेक्ष कितनी गति से जाएगा? 2v मीटर प्रति सेकंड से जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे क्योंकि अधिकांश बुक में सिर्फ ये दिया हुआ है कोई वस्तु दर्पण के सापेक्ष v मीटर प्रति सेकंड से जाता है तो वस्तु और प्रतिबिंब के मध्य कितनी गति होती है, उनके सापेक्ष कितनी गति होती है? 2v होती है। इसको जान लेते हैं। प्रश्न को घुमाने के लिए क्या पूछ देगा? प्रतिबिंब का दर्पण के सापेक्ष कितना गति है ये पूछ देगा। तो उस स्थिति में भी कई लोग धोखे से 2v या डबल करके ही आंसर को लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। ये इसका तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु था। चौथा जो महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चौथा महत्वपूर्ण बिंदु हम बात करते हैं वो है कि दो दर्पण को यदि आप जोड़ कर रखें और उनके मध्य थीटा अंश का कोण बने
तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, इसको हमें ज्ञात करना है। और इसके ऊपर कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। पॉइंट हमें ध्यान देना है कुछ इस प्रकार से कि दो समतल दर्पण, देखिए ये एक समतल दर्पण है, ये चौथा गुण आप इसको लिख लेंगे, चौथा गुण होगा दो समतल दर्पण थीटा कोण से एक दूसरे से झुके हो तो प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी। इस स्थिति में प्रतिबिंब की संख्या अपने को ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम कंडीशन ये लेते हैं कि मान लेते हैं कि एक दर्पण ये है और एक दर्पण ये है, ये दो दर्पण है हमारे पास, ये दर्पण हो गया इस तरीके से। इन दोनों दर्पण के मध्य कितने अंश का कोण बना है, थीटा अंश का कोण बना है। और वस्तु को हमने कहीं इस जगह पर इसके अंदर में कहीं भी रख दिया, तो प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी। प्रतिबिंब की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 360 अपॉन थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जिसको हमने क्या नाम दिया, n। 360 अपॉन थीटा का वैल्यू निकालेंगे n। अब इसमें कंडीशन लेंगे, पहला यदि 360 बटे थीटा सम संख्या हो, सम संख्या हो तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, 360 अपॉन थीटा -1 होगी। n जो है, मैंने 360 अपॉन थीटा को हमने लिया जरूर, ये n प्रतिबिंब की संख्या को बताएगा। तो प्रतिबिंब की संख्या निकालने के लिए 360 जो पूरा एक सर्कुलर एंगल होता है, उनमें से ये जो थीटा वैल्यू दिया है उसे हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद देखा सम संख्या आया, तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी हो जाएगी, उनमें से एक घटा देंगे, वो कितना आ गया, विषम। ये पहली स्थिति। अब इसकी दूसरी स्थिति क्या है, यदि 360 बटे थीटा का मान क्या मिल जाए हमें, विषम संख्या आ जाए, तो इस स्थिति में क्या करेंगे, देखिए 360 बटे थीटा का मान विषम संख्या हो तो दो बातों को देखा जाएगा। पहला है सिमेट्री लेवल और दूसरा है नॉन सिमेट्री लेवल। सिमेट्री नॉन सिमेट्रिक मतलब क्या होता है, सिमेट्रिकल मतलब होता है कि इस कोण के ठीक बीचों बीच वाली जो रेखा है इसको सिमेट्रिकल लाइन कहते हैं, सममित रेखा। तो जब सिमेट्रिक कंडीशन पे रहेगा तो उस स्थिति में 360 अपॉन थीटा का मान यदि विषम संख्या है और सिमेट्रिकल पोजीशन पर यदि वस्तु रखी है, अर्थात वस्तु पोजीशन इस लाइन में कहीं पर हो, तो उस स्थिति पर n का मान क्या होगा, 360 बटे थीटा -1 हो जाएगा प्रतिबिंब की संख्या। मगर यदि वो नॉन सिमेट्री में रखा है तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी हो जाएगी, 360 बटे थीटा। इसको हमें इस प्रकार से याद रखना है। सर्वप्रथम जो चीज है कि जब कभी प्रतिबिंब की संख्या हमें निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, 360 में से उस कोण को डिवाइड करते हैं जितने कोण पर दोनों दर्पण आपस में इस प्रकार से झुके हुए हैं। अब इसके पश्चात हम क्या ध्यान देंगे, 360 बटे थीटा जब कटाओगे फिटाओगे तो या तो वो सम संख्या मिलेगा या तो वो विषम संख्या मिलेगा। यदि पूर्ण रूप से कट गया तो सम संख्या में आया, 360 बटे थीटा का मान यदि सम संख्या मिला तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी हो जाएगी, 360 बटे थीटा में से एक घटा देंगे, तो ये प्रतिबिंब की संख्या हो गई। मगर यदि ये मान विषम संख्या हुआ तो विषम संख्या आने के पश्चात हमें प्रश्न में चेक करना है कि वस्तु क्या सिमेट्रिकल पोजीशन में रखा है या वस्तु क्या नॉन सिमेट्रिक पोजीशन पे रखा है। वस्तु सिमेट्रिक पोजीशन में रखने का मतलब है इन दोनों के ठीक कोण समविभाजक रेखा पर रखी होनी चाहिए। तो यदि वस्तु इनके
सिमेट्रिकल पॉइंट पर रखे हुए हैं, तो इसका मतलब प्रतिबिंब की संख्या कितनी हो जाएगी, 360 बटे थीटा में से हम क्या करेंगे, 1 को घटा देंगे, 360 अपॉन थीटा में से 1 हमने माइनस कर दिया। और नॉन सिमेट्री में क्या होता है कि यदि ये इसके सिमेट्रिकल लाइन पर ना रखकर किसी भी बिंदु इधर उधर पर रखा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में जो विषम संख्या में हमको उत्तर मिला रहेगा वही हमारा क्या हो गया, प्रतिबिंब की संख्या हो गई। तो दो समतल दर्पण जब थीटा कोण से झुके रहते तो प्रतिबिंब की संख्या इस प्रकार के नियम से हम क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। अब इसी में एक विशेष बात आती है, एक विशेष गुण आता है कि दो समतल दर्पण जब एक दूसरे के समानांतर रखे हों तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। अब इसमें एक कंडीशन है, दो समतल दर्पण एक दूसरे के कैसा रखा हो, समांतर रखा हो, तो प्रतिबिंब की संख्या अर्थात ये एक समतल दर्पण, ये दूसरा समतल दर्पण, ये पहला दर्पण हुआ, ये हम लोग का दूसरा दर्पण हुआ, ये दोनों समतल दर्पण एक दूसरे के समानांतर रखे हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब की संख्या हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो प्रतिबिंब की संख्या कैसे हम ज्ञात करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे। मान लीजिए यहां पर बीच में वस्तु रखा हुआ है, तो देखिए जब दो समतल दर्पण समानांतर हो तो समांतर की स्थिति में थीटा का मान कितना होता है हम लोगों का, 0 डिग्री। तो प्रतिबिंब की संख्या कैसे निकालेंगे, 360 अपॉन थीटा, मतलब क्या हो गया 360 अपॉन 0 डिग्री, और 360 अपॉन 0 डिग्री क्या होता है आपका, इन्फिनिटी होता है। अब इस इन्फिनिटी में चाहे सम स्थिति हो चाहे विषम स्थिति हो, इन्फिनिटी में चाहे 1 माइनस करोगे तो भी आंसर इन्फिनिटी रहेगा, और माइनस नहीं करोगे तो भी आंसर क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि जब दो समतल दर्पण एक दूसरे के समानांतर रहते हैं तो उनके मध्य रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे, अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। और ये प्रश्न दोनों बार आ चुका है, ये जो चीज है इसके ऊपर क्वेश्चन हमारे पास ACF 2016 और ACF 2017 दोनों पर ये प्रश्न पूछा गया है इस टॉपिक के ऊपर। तो देखिए इसके विशेष गुण के संबंध में क्या है, प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और बहुत ही आसान सी बात थी यदि इन विशेष गुण के बारे में हमने चर्चा किया तो। अब इसके बाद आता है कि प्रकृति देख लिए, विशेष गुण के बारे में हमने चर्चा कर लिया, कार्यविधि देख लिया। अब हम इसके उपयोग के बारे में चर्चा करते हैं कि समतल दर्पण का उपयोग हम कहाँ करते हैं, इसका यूज क्या क्या होगा। तो समतल दर्पण का जो यूज है, जितने पॉइंट्स के बारे में हम चर्चा करते हैं, तो समतल दर्पण का उपयोग क्या होगा। इसका उपयोग, तो इसके यूज में सबसे पहला चीज तो यह है अपने आप को देखने के लिए, आपको देखने हेतु। दूसरा शेविंग मिरर के रूप में हम शेव करते हैं उसके लिए उपयोग करते हैं। जब अवतल दर्पण पढ़ाऊंगा तो भी सेम उपयोग आएगा, अवतल दर्पण में भी हम इसको, अवतल दर्पण का उपयोग भी हम शेविंग मिरर के रूप में करते हैं। मगर जिन लोगों के पास अवतल दर्पण नहीं होता वो समतल दर्पण को भी शेविंग मिरर मतलब क्या है, दाढ़ी बनाने के लिए, सेव करने के लिए, ट्रिम करने के लिए क्या किया जाता है, दर्पण का यूज किया जाता है। तो ऐसे बोला जाए तो ये दोनों के दोनों आपस अपने आप में क्या है, एक में ही मिला हुआ है। अपने आप को देखना या सेविंग करना, दोनों का तात्पर्य सेम है। तीसरा जो इसका महत्वपूर्ण जो चीज होता है, ये महत्वपूर्ण चीज किस चीज में होता है भाई, ये मार्केटिंग के लिए यूज होता है। अब मार्केटिंग में कैसे इसका उपयोग हो रहा है देखेंगे सभी को। मार्केटिंग फील्ड में या मार्केटिंग करने के लिए या बिजनेस के लिए या कॉमर्शियल यूज आप बोल सकते हो उसको, तो इसका उपयोग इस प्रकार से होता है कि अक्सर आप कभी मार्केट जाएंगे तो मार्केट में जब जगह की कमी होती है तो दुकान के आकार छोटे होते हैं, और दुकान के आकार जब छोटे होते हैं तो उन दुकान के आकार को बड़ा दिखाने के लिए समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं ये किसी भी रूप से इसको अन्यथा के रूप में ना लें कि दुकानदार को छोटा कह दिया, इस प्रकार का स्टेटमेंट नहीं है। हम सिर्फ इसके टेक्निकल पहलू की बात कर रहे हैं कि ये
मार्केटिंग फील्ड के लिए या मार्केटिंग पर्पस में ये कैसे काम आता है। तो देखिए, जैसे कोई दुकान है, किसी दुकान का आकार इस प्रकार से छोटा है, छोटा सा आकार है, और ये हम लोगों के पास में क्या है, ये सामने रोड है, ये रोड है और ये रोड से लगा हुआ दुकान है, इसके आकार छोटे हैं। क्या होता है, दुकानदार इसमें इनके तीनों दीवालों पर इस प्रकार से दर्पण लगा देता है, जो दीवार होते हैं उन पर दर्पण लगाता है। तो प्रथम दृष्टि में जब हम देखते हैं तो पहला इमेज ही हमको दिखाई देगा। तो जब पहला इमेज दिखाई देगा तो क्या होता है कि जैसे इस दर्पण की बात करूंगा, इस दर्पण में दर्पण के सामने का जितना एरिया है उतना ही एरिया पीछे मुझे ये उतना ही दूर तक क्या होगा, दीवार दिखाई देगा। तो ये दीवार मुझे लगभग इतना बड़ा दिखाई दे दिया, ये इस साइज का ही है। तो सिमिलरली इसके सामने जितना एरिया है उतना पीछे इसके एरिया पर मुझे क्या दे दिया, दीवार दिखाई दे दिया। और इस दर्पण के सामने जितना एरिया है इसके पीछे भी उतना ही बड़ा मुझे क्या दिखाई दे दिया, इस प्रकार से दर्पण दिखाई दे दिया। अब आप ध्यान देंगे कि ये जो तीनों हैं, तीनों रेखाओं को जब आप इस प्रकार से मिलाएंगे तो आपको कैसा दिखाई देगा, जिस दुकान का आकार वास्तव में सिर्फ इतना ही बड़ा है, अब उसका आकार इतना बड़ा हमें दिखाई दे रहा है। कहां से, रोड में खड़े व्यक्ति को। तो ये रोड में खड़ा व्यक्ति क्या होगा, सहर्ष रूप से आकर्षित होकर यहां जाएगा, और प्रत्येक 10-15 व्यक्ति जो इस प्रकार से उसको देख कर जाएंगे, उनमें से 1 या 2 लोगों ने भी परचेसिंग किया, तो उस शॉप ऑनर का जो मोटो था मार्केटिंग को लेकर वो कंप्लीट हो गया कि इस चीज के कारण उसकी दुकान की शोभा बढ़ गई, उसका दुकान की आकृति बड़ी दिखनी चालू हो गई, और उसके कारण उसका बिक्री बढ़ गया। तो बिल्कुल ये एक जायज चीज है कि हमने क्या किया, फिजिक्स के एक छोटे से सिद्धांत का हम प्रयोग कर रहे हैं करके। तो ये तीसरा जो इसका उपयोग है मार्केटिंग के लिए। चौथा जो इसका महत्वपूर्ण उपयोग होता है वो है सेफ्टी के लिए। सेफ्टी का मतलब क्या हुआ, सेफ्टी पर्पस जो हम बात करते हैं तो सेफ्टी पर्पस का मतलब ये है कि जैसे देखिए ये पहाड़ है मान लीजिए, अब पहाड़ के पीछे से ऐसे करके क्या हो रहा है, रोड निकल के आ रहा है। देखिए तो क्या होगा, इधर से जाने वाली गाड़ी को और इधर से आने वाली गाड़ी एक दूसरे को नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि यहां पर लगभग 90 डिग्री का या मोर देन 90 डिग्री का क्या है, टर्न है। तो उस स्थिति में क्या होगा, यदि इसके बिल्कुल टर्निंग पॉइंट पर एक छोटा सा बोर्ड लगा के यहां पर ऐसे करके दर्पण को रख दिया जाए किनारे में, रोड के किनारे में, तो उस स्थिति में क्या होगा, इस व्यक्ति को इधर से आ रही गाड़ी के वस्तु का लोकेशन दिख जाएगा और इसको इसके लोकेशन दिख जाएंगे, दोनों एक दूसरे को प्रॉपर साइड देते हुए क्या है, निकल जाएंगे। तो एक्सीडेंट होने की संभावना हिली स्टेशन पर, हिली एरियाज में क्या होंगे, बहुत हद तक मिनिमाइज हो जाएगा। तो क्या है, सेफ्टी के लिए पहले क्या होता था, समतल दर्पण का उपयोग करते थे, लेकिन जब से उत्तल दर्पण का बहुत अच्छे तरीकों से या बिना कांच के उत्तल दर्पण जब से बनने चालू हुए हैं, तब से सेफ्टी पर्पस के लिए समतल दर्पण का उपयोग खत्म हो गया है। मगर पहले या काफी साल पहले, आज से 50 साल 100 साल पहले सेफ्टी पर्पस के लिए समतल दर्पण का उपयोग होता था। ये जो टॉपिक है ये समतल दर्पण से संबंधित है। अगले क्लास में हम अवतल दर्पण और उनके टॉपिक्स के ऊपर हम चर्चा करेंगे।